हरिओम। हमारे जो उत्सर्जन तंत्र हैं उनमें भी विशेष रूप से मल और मूत्र का उत्सर्जन ये अगर गड़बड़ा जाए तो हमारी सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। इनका ठीक होना जरूरी है, चाहे अवरोध हो यानी मलावरोध हो किसी भी रूप में, और या फिर मूत्रावरोध हो, और चाहे अति हो यानी बहुत अधिक मूत्र आ रहा हो या बहुत अधिक मल आने लगे। दोनों ही स्थिति हमारे लिए दुरूह हो जाती है। अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण यही है कि हमारा उत्सर्जन तंत्र ठीक हो, हमारा पाचन तंत्र ठीक हो और हमारा जो रक्त संचार है पूरे शरीर में वो भी ठीक हो, यानी हमारे अंग प्रत्यंग ठीक से काम करें। आजकल खास समस्या सामने आ रही है, वो है अनैच्छिक मूत्रस्राव की, यानी सोते सोते पेशाब निकल जाता है। और वो केवल ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों का ही निकलता हो, वो बड़ों के साथ भी समस्या हो जाती है। और या फिर आपको रात में कई बार मूत्र त्याग के लिए उठना पड़ता है, यानी नींद भी जब ठीक से नहीं आती तो अगले दिन काम क्या हम ठीक से करेंगे, ये भी एक समस्या है। अतिमूत्र और अनैच्छिक मूत्र त्याग, इन दोनों ही स्थितियों के लिए हमें थोड़ा सा जागरूक होना होगा। योगाभ्यास इसमें हमारे लिए सहयोगी होता है। पहले हमें देखना होता है कि किसी भी बात का कारण तो कुछ है। सर्दी है तो इसमें पेशाब ज़्यादा आने लगता है, लेकिन ऐसा सबके ऊपर लागू नहीं होती बात। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना सर्दी के भी उनको रात में कई बार मूत्र त्याग के लिए उठना पड़ता है। इसमें देखने में आया है कि एक तो जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, स्त्री हो पुरुष हो दोनों के लिए एक जैसी ही बात है, तो उन्हें पेशाब के लिए रात में कई बार उठना पड़ता है और एक स्वस्थ नींद वो नहीं ले पाते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके प्रोस्टेट की समस्या होती है, तो प्रोस्टेट की समस्या की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि उन्हें कई बार मूत्र के लिए जाना पड़ता है और असंतोषजनक स्थिति बनी रहती है उत्सर्जन के मामले में। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी खास वजह से, चाहे वो कैंसर की वजह से हो, उन्हें सर्जरी को फेस करना पड़ता है। कई बार वो सर्जरी केवल कैंसर की वजह से नहीं, प्रोस्टेट की वजह से भी फेस करनी पड़ जाती है। और ऐसी जो सर्जरी हैं जो ख़ास तौर से कैंसरस होती हैं, तो उसमें ये देखने में आया है कि जो हमारा जो मूत्र की थैली है जिसको हम कहते हैं हमारा यूरिनरी ब्लैडर, मतलब वो छोटा पड़ जाता है। मूत्र बन रहा है लेकिन उसकी रिटेन करने की क्षमता नहीं है, इसलिए भी उन्हें बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है। यानी ब्लड, और या कई बार ऐसा भी होता है यूटीआई हो जाता है, यानी जो संक्रमण है मूत्र मार्ग में उससे हो जाता है। गुर्दों की गड़बड़ से भी मूत्र त्याग हमारी बाधित हो सकती है। कारण कितने भी सारे हैं तो हमें पहले तो उन कारणों पर ध्यान देना होता है, और जो हमारी मेडिकल एडवाइस है उसकी अनदेखी कभी नहीं करनी चाहिए। अक्सर ये देखने में आता है कि हम व्यायाम के अति उत्साह में या अपने स्वस्थ रिकॉर्ड के अति उत्साह में या योग के हम प्रचारक हो जाते हैं, तो उसके अति उत्साह में हम जो आहार वाले विशेषज्ञ हैं या जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं उनकी अनदेखी कर देते हैं, तो उससे हमें नुकसान होता है। दुश्मन के ऊपर तो मिल करके ही हमला करना पड़ता है। तो जो रोग है उसमें मिल करके हमारी सरकार ने भी ये व्यवस्था की, चिकित्सा विभाग जो हमारा है उसमें ऐसा ही है। फिर आयुष विभाग भी अब तो चिकित्सा विज्ञान के साथ जुड़ गया। हमारा जो है चिकित्सा मंत्रालय होता था, अब जो आयुष मंत्रालय उसका स्वतंत्र विभाग बना दिया गया। तो उसमें आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा है, योग है, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं, वो सब, और यहाँ तक कि हमारा जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये सब मिलकर के काम करते हैं। तो उससे हमें जल्दी लाभ होता है। एक दूसरे का सहयोग लेकर के हम मर्ज के ऊपर, बीमारी के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं। जब ऐसी स्थिति हो तो हमें कुछ तो अभ्यास करने होंगे, यानी हमारा जो ब्लैडर है उसके अंदर पेशाब का ज़्यादा लंबे समय तक रुकाव ना हो,
जिससे कि वहाँ पर इन्फेक्शंस ना हो। इन्फेक्शंस होंगे तो इरिटेशन होगी, जलन होगी, और कई बार तो आप मूत्र को ज़बरदस्ती रोक करके रखते हैं तो उससे मूत्रावरोध हो जाता है और आपको पेशाब आता नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशानी फेस करनी पड़ती है आपको। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अच्छा तरीका ये है कि हम अपना जो यूरिनरी ब्लैडर है हमारा, मतलब उसको प्रतिदिन यानी दिन में उसको खाली करने का अभ्यास करें, और उसको खाली करने में कुछ यौगिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा सहयोगी सिद्ध हुई हैं। अगर ब्लैडर छोटा भी पड़ जाता है तो फिर उसके लिए जो ये व्यायाम हैं, यही अभ्यास हेल्पफुल होते हैं कि हमारे ब्लैडर की क्षमता को भी वो बढ़ाएं और हम जो सामान्य हमारे रिटेंशन है उसको हम रिगेन कर लें। एक चीज़ ये भी है कि डायबिटीज़ के ऊपर हम कंट्रोल करें, जो कि चिकित्सा के माध्यम से भी और यौगिक चिकित्सा के माध्यम से भी, दोनों से मिलकर के हम कर सकते हैं। और इसके साथ जो बहुत ज़्यादा खास चीज़ है वो है थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखना। जिन लोगों को अधिक मूत्र की समस्या है और ख़ास तौर से रात को उन्हें मूत्र त्याग के लिए उठना पड़ता है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो पानी ना पिएं, और अक्सर ऐसा व्यक्ति डर करके कि वे फिर पेशाब जाना पड़ेगा और वो इसलिए पानी नहीं पीता। तो उससे क्या है कि पानी न पीने से या पानी बहुत कम पीने से भी इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। हमारे गुर्दे की सफाई ठीक से नहीं हो पाती और हमारा जो ब्लैडर है उसमें भी जितना मूत्र जाना चाहिए, जितना उत्सर्जन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो ये सब अन्योन्याश्रित चीज़ें हैं। बस ये ज़रूर ध्यान रखना है कि पानी कब पिएं जिससे कि रात को दिक्कत ना हो। दिन में पानी खूब पीना चाहिए, सुबह उठ के तो ज़रूर पीना चाहिए, और रात्रि में ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा बचना चाहिए, यानी सोने से पहले पानी पी करके ना सोएं तो उनको ज़्यादा फायदा होता है। दूसरी चीज़, हमें ख़ास तौर से कुछ आहार इसमें अपने साथ जोड़ लेने चाहिए, और इस मौसम में विशेष रूप से, क्योंकि अब सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में हमारे विशेष आहार जो हैं उसमें तिल और छुआरा, ये बहुत काम के आहार हैं। हमारे पर्व बने हुए हैं इनके ऊपर कि तिल का ही पर्व होगा वो, तो उस दिन हम तिल का विशेष सेवन शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन के सेवन करने से तो काम नहीं चलेगा। त्योहार तो इसलिए होते हैं कि हमें याद दिला देते हैं कि इसका भी सेवन हमें करना चाहिए। तो आजकल अगर इस प्रयोग को आप करेंगे तो आपको रात को पेशाब के लिए नहीं उठना पड़ेगा। खास तौर से जो बच्चे हैं हमारे, क्योंकि उन्हें तो अभी अबोध हैं, छोटी उम्र के हैं, तो उनको भी पेशाब निकल जाता है। यहाँ तक कि 10, 12, 15 साल तक के बच्चों के साथ ये बेड स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है कि बिस्तर गीला कर देते हैं, तो उनके लिए भी उपयोगी होगा। तो आपके घर में रसोई में अजवाइन है, आप अजवाइन ले लीजिए। आपकी रसोई में तिल है तो तिल ले लीजिए। आपकी रसोई में गुड़ भी है तो उसका प्रयोग करिए। हम ये कर सकते हैं कि हम 10 ग्राम तो अजवाइन ले लें, 20 ग्राम हम तिल ले लें, और इतना ही यानी 30 ग्राम हम गुड़ ले लें। इसकी रेशो, मतलब इसी रेशो में इसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है कि 10 ग्राम हमारी अजवाइन, 20 ग्राम तिल और 30 ग्राम गुड़। तो इसको हम दुगना कर लेंगे तो 60 ग्राम के हिसाब से बना लेंगे। तो इतना ये लेकर के, यानी पहले हम तिल को और अजवाइन को अच्छे से पीस लें। काला तिल होना चाहिए, लेकिन उसको अच्छे से पीस लीजिएगा, और पीसने के बाद में उसमें उतना ही टोटल गुड़ मिला दीजिएगा। तो उसे अच्छी तरह से हम प्रतिदिन ताज़ा बना करके भी सेवन कर सकते हैं, कुछ बना करके भी रख सकते हैं। दिन में 2 बार इसका सेवन हमें करना चाहिए कि इसको अगर हम 6 से 10 ग्राम तक की मात्रा में सुबह शाम 2 बार सेवन करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त छुआरा आपको टेस्टी लगता होगा, बहुत अच्छा फल है, लेकिन ड्राई फ्रूट है, लेकिन प्रतिदिन अगर हम एक छुआरा शाम के समय उसका सेवन कर लें, ऐसे ही खा लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई दवाई थोड़ी है, तो सब खाने की चीज़ें हैं आपकी, लेकिन ये कब खानी चाहिए बस ये नहीं पता होता। तो इसको हम सायंकाल में सेवन कर सकते हैं छुआरे को।
1 छुहारा शाम को ले लीजिए। बड़े लोग हैं वो 2 छुहारे का सेवन कर लें। तो आप देखेंगे कि जो अभ्यास अब हम बता रहे हैं उसके साथ इस आहार को लेने से आपका ये समस्या, जो बहुमूत्र की समस्या है या मूत्रकृच्छ की समस्या है, अवरोध की भी समस्या है, वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि अभ्यास अपना काम करेगा और आहार अपना काम करेगा। अब अभ्यास क्या करें हम इसमें? अभ्यास में गूढ़ क्रियाएं नहीं इसलिए कह सकता, अब शीर्षासन इसमें बहुत अच्छा अभ्यास है, लेकिन जिस व्यक्ति ने कभी शीर्षासन किया ही ना हो, उसे सीधे शीर्षासन के लिए हम रिकमेंड कर दें तो पता नहीं वो ठीक से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जिनको आप अगर बहुत ठीक से नहीं भी कर पाए, आधे अधूरे भी करें, तो आपको नुकसान नहीं देंगे, आपको फ़ायदा देंगे। जितना धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना अधिक फ़ायदा होता चला जाएगा। तो उसका मैं वैकल्पिक आसन आपको दूंगा और उसी तरह से आप इसको करेंगे तो फ़ायदा होगा। पहली चीज़ है इसमें, अब मुझे ऐसे प्रश्न आप बाद में पूछते हैं कि जिनके घुटने काम नहीं कर रहे हैं तो वो इसे कैसे करेंगे। तो इतना विवेक आपको स्वयं प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि 1-2 केसेस की वजह से हम सही अभ्यास बताने से टाल नहीं सकते हैं। तो आप ये देखें कि जितने अंक, क्योंकि अभ्यास में हम पहले ही बताते हैं कि योगाभ्यास मज़ा है, सज़ा नहीं है। तो आपको अपने आप को अभ्यास के अनुसार एकोमोडेट करना है। अगर आपके घुटने काम नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी कमर में किसी तरह की तकलीफ है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो आप अपनी उस समस्या को बचाते हुए आप अभ्यास के साथ जुड़ें। शरीर जितना अनुमति देता रहे उतना अभ्यास करिए, उससे शरीर की समस्या कम होनी शुरू हो जाएगी, अभ्यास गहराना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इन चीज़ों को आसान बनाते हुए मैं आपको दे रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप इसमें भद्रासन से शुरू करें, जिससे कि आपके जो पैल्विक रीजन है उसको अभ्यास मिलना शुरू हो जाए, और उसी क्षेत्र में पैल्विक रीजन में ही हमारा ब्लैडर भी स्थापित है, उसी में हमारा प्रोस्टेट भी अवस्थापित है। तो वहाँ से हम शुरू करें, घुटने उसमें स्थित हैं, क्योंकि पद्मासन सीधे सीधे नहीं कर सकते तो इसको करिएगा, फिर हम इससे आगे चलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों पैरों को जोड़ करके इस तरह से बैठ जाते हैं। आप देखते हैं ऐसे बैठते के साथ ही ये हिस्सा जो हमारा पूरा नाभि से नीचे का हिस्सा है ये एक्सपेंशन ले लेता है, और इस स्थिति में बैठ जाएं। जैसे हम हाथ जोड़ते हैं ऐसे पैर जोड़ लीजिएगा। ऐसी कोई इज्जत का सवाल नहीं है कि घुटने ज़मीन पे ही रहने चाहिए, लेकिन उनके रहेंगे जो अभ्यास करते हैं। छोटे बच्चे हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, उनकी हड्डियों में कार्टिलेज की स्थिति ज़्यादा है, वो ज़्यादा आसानी से कर लेंगे। जिनके ऊपर ये समस्या आती है वो ज़्यादातर 40 से ऊपर के होते हैं, और 40 से ऊपर के भी वो लोग होते हैं जो अभ्यास से जुड़े हुए नहीं होते हैं या अपने साथ ज्यादती कर रहे होते हैं। हाँ, जो लोग लिकर का सेवन अधिक करते हैं उनके लिए भी ये बहुमूत्र की समस्या हो जाती है, यानी नशा करना, शराब पीना, बियर पीना, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। क्यों इनको ले रहे हो? ये हमें वो हम इनको नहीं पीते, यही हमको पी जाती हैं। तो उससे भी बचना है, हमको व्यसनों से बचना चाहिए। तत्र निर्विषयम मन है, ऐसे पैर को मिला करके रखिए। और अब जितना जितना मैं इसको नज़दीक कर रहा हूँ ना, उतना ये हिस्सा एक्सपेंड होता चला जा रहा है। हाथ से पकड़ लें इसको, यहाँ तक ले आए, जितना नज़दीक ला सकते हैं लाएं, सीधे बैठें, और इसको कि हम ज़्यादा अच्छा एक्सपेंशन ले सकें और ज़्यादा हमारा जो ब्लडर है वो अपने आप को रिगेन कर सके, कमज़ोर ना पड़े, और ऐसा हो जाए कि वो रिटेन कर सके, उसकी रिटेन करने की सामर्थ्य बढ़ जाए। इसके लिए अभ्यास को थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। इसको हम थोड़ा थोड़ा इसको मूवमेंट ऊपर नीचे भी दे सकते हैं, लेकिन इसे तितली आसन मत कह देना कि ऐसे ऐसे करना है मस्कुलर, वो ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि एड़ियाँ जितनी अपने शरीर के पास ला सकें लाएं, और घुटने जितने ज़मीन की तरफ रह सके रहें। तो इसका अभ्यास करना। इसको थोड़ा सा लगता है कि अब खिंच गया तो इसको ढीला छोड़ दीजिए, और इसको जितना आप रिलैक्स कर देंगे, रिलैक्स करने के बाद जब दोबारा करेंगे तो अब से भी ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो एक तो यही है जिसको मैंने कहा, ये भद्र आसन जो है हम इसको करें। इस तरह बैठना है और थोड़ा थोड़ा इसको ऊपर लिया। इस ऊपर क्यों कर लेते हैं हम? जिससे कि हमारे जो जंघाएं हैं और जो हमारे कूल्हे हैं वो रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स होने के बाद फिर दोबारा से इसके ऊपर प्रेशर दीजिए। ये मूवमेंट हम करेंगे तो इससे ब्लैडर, कूल्हा, जंघाएं सब अभ्यास लेंगी, आपको फायदा होगा। दूसरा अभ्यास जो इसमें हमें करना होता है वो है सुप्त पद्मासन का अभ्यास। और सुप्त पद्मासन के अभ्यास के साथ या उससे और आसान बनाने के लिए
हम कर लेते हैं इसमें सुप्त वज्रासन का अभ्यास। ये दोनों ही अभ्यास इसमें बहुत ज़्यादा सहयोगी हैं। सुप्त पद्मासन के लिए हम इस तरह से मान लिया बैठ जाए। पद्मासन तो आप समझते हैं, पैर सीधे खोल के बैठे हुए हैं। इनको ऐसे बाएं पैर को दाहिनी जंघा पे ले लिया और दाहिने पैर को बाएं जंघा पर ले लिया। इस तरह से स्थिति लेकर के और फिर हम लेट जाते हैं। हथेली का सहारा लिया और धीरे से कोहनी का सहारा लेते हुए ऐसे आप यहाँ रुक सकते हैं थोड़ी देर, जल्दबाजी कुछ नहीं है, आराम से लेट जाए। ये स्थिति सुप्त पद्मासन की है और इसमें हमको इस सुप्त पद्मासन को अपनी यूरिनरी समस्या के हिसाब से मूवमेंट देना है। तो मूवमेंट देने के लिए अच्छा तरीका ये होता है, चाहे तो यहाँ से पैर पकड़ लें, अपना ही पैर है आपका, इसको पकड़ लें और इस पैर को अपनी तरफ लाए और फिर वापस जमीन तक ले जाए। सांस ऐसे छोड़ा यहाँ और फिर सांस भरते हुए इसको नीचे ले जाइए। इसका कुछ 5 से 10 बार तक इसका अभ्यास करिए और इसको और अधिक विस्तार देने के लिए और हमारे मतलब ब्लैडर से लेकर के प्रोस्टेट तक के हिस्से को सक्रिय करने के लिए आप हाथों को ऊपर ले लीजिए और सुप्त पर्वत की स्थिति में चले जाए। ऐसे इस स्थिति में रुकिए और यहाँ रुक करके लंबे सांस लेना बहुत जरूरी है। पूरा सांस लेना, पूरा सांस छोड़ना, पूरा सांस लेना, पूरा सांस छोड़ना। आप ये भी कर सकते हैं कि हाथ सांस छोड़ते हुए यहाँ आ गए, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाए, सांस छोड़ते हुए वापस आए। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। इस स्थिति में आने के बाद फिर हम लेते हैं सर्वांग आसन। सर्वांग आसन लेटे लेटे ही करना है और सांस भरते हुए अपने पैरों को, अपने धड़ को ऊंचा उठा लेते हैं और हिप्स को पीछे से हाथ का सहारा दे लेते हैं। पैर बिल्कुल ऊपर आसमान में होंगे और पेट को रखेंगे हम बिल्कुल ढीला, तो उस स्थिति में सांस लेते रहेंगे। इस तरह से ये स्थिति हो जाए। ऐसे ऊपर पैर के पंजे को देखते रहिए, पेट को ढीला रखिए और इस स्थिति में कुछ देर रुकने का अभ्यास करिए। पेट ढीला रहना बहुत जरूरी है। आपको आसानी के लिए आप पैर फोल्ड कर लीजिए पहले और फिर धीरे से नीचे आ जाइए। इस अवस्था में हम 1 मिनट से शुरू कर सकते हैं और इसको हम 5 मिनट तक बढ़ा लें तो कोई रिस्क नहीं है, इसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। ये अभ्यास करने के बाद आप उठ जाएंगे और लेंगे सिंह आसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है और इसका प्रभाव पूरे सिस्टम को वाइब्रेट करता है, यानी तरंगित करेगा और वो तरंगित होने से स्वाभाविक है आंदोलित होगा। आंदोलित होने का मतलब ही एक्टिव हो जाना है। तो हम अपने ब्लैडर को एक्टिव करने के लिए और उसको जो उसका है ना कमज़ोर पड़ रहा है, जिस वजह से रिटेन नहीं कर पा रहे, तो उसे रिगेन करने के लिए हम इसका अभ्यास करें। इसमें आप जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते, पहले पद्मासन में भी कर सकते हैं, लेकिन जो पद्मासन नहीं लगा सकते, जैसे मैंने अभी लगाया था पद्मासन, तो वो पैर खोल करके इसको करेंगे। इस तरह से पैर खोल करके, यानी घुटने चौड़े कर दिए वज्रासन में बैठ करके, और फिर हाथों को इस तरह से रखेंगे कि हथेली अंदर और कलाई बाहर रहे। इस तरह से बैठ जाएंगे और पूरा सांस लेकर के आंखों को खोलेंगे, पूरा जीभ को पूरा बाहर निकालेंगे और एक अच्छा लंबा गर्जन करेंगे। और फिर जब लंबी गर्जना हो गई
तो जीभ वापस अंदर आ जाएगी, आंख बंद कर लेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे, नॉर्मल सांस ले लेंगे। जैसे अब मैंने पूरा सांस ले लिया और इस प्रकार से एक बार फिर करके दिखाई देता हूं। आंखें पूरी, पहले सांस पूरा भरिए, आंखें फिर पूरी खोलिए, जीभ पूरी बाहर निकालिए, गर्जन पूरा लंबा करिए। नीचे जो हमारा जंघाएं हैं और उनके बीच का हिस्सा है वो थोड़ा एक्सपेंडेड रहेगा और लंबा सांस छोड़ने से उसके अंदर जो कंट्रैक्शन होगा उसको फील करिए और जब दोबारा से सांस पूरा भरेंगे और वो रिलैक्स होगा उसको भी फील करिए। ये था हमारा सिंह गर्जन गति, तो इसको हमने किया और इसके बाद मैंने आपको कहा कि सुप्त वज्रासन करना इसमें जरूरी है। उसके लिए आप देखें कैसे लेट जाते हैं, यानी वज्रासन तो लगा हुआ है ही मेरा, और इसमें फिर हम धीरे से हथेली को जमीन पे टिका करके कोहनियों का सहारा लेते हुए पीछे की तरफ लेट जाते हैं। अगर पूरा नहीं लेटा जाता तो इतना रुक जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, फिर धीरे धीरे पूरा भी लेटने लगेंगे ना, पूरा लेटे और यहाँ पर आप रुकिए थोड़ी देर। अगर लगता है कि हम रुकने लगे हैं तो हाथ को भी ऊंचा ले लीजिए और इस तरह लेट करके लंबे सांस लीजिए। मूत्र संबंधी समस्याओं में ये बहुत अच्छी क्रिया है। फिर इसी तरह से हाथ का सहारा लेते हुए वापस बैठ जाएं। ये तो रही कुछ आसन जो हम करेंगे, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्राणायाम, जो आप करिए, यानी समस्त मूत्र समस्याओं में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसमें हम करते हैं मतलब बाह्य कुंभक और अभ्यंतर कुंभक के साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम। आपने भारत योग की क्रियाओं में नाड़ी शोधन प्राणायाम अच्छे से सीखा होगा, लेकिन सामान्यतया हम उसमें 1-4-2 के अनुपात में इसको हम करते हैं, यानी जितना सांस भरने में समय लगे उससे चौगुना अंदर कुंभक करके रखना और उसके बाद उससे यानी भरने से दुगने समय में सांस को छोड़ना। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। लेकिन इसमें मैंने कहा कि बाहर का भी कुंभक लगाना है और अभ्यंतर कुंभक भी लगाना है। इस तरह से हमें ये प्राणायाम लेना चाहिए। पद्मासन में बैठते हैं, अगर नहीं बैठ सकते हैं तो कोई प्रतिबंध नहीं है, आप सुखासन में बैठें। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे इस समय तो भी हमने आपका क्या बिगाड़ लिया, तो करना ना करना तो आपके ऊपर है। लेकिन ये सच है कि विद्या अभ्यसनेनेव प्रसीदति, विद्या अभ्यास से प्रसन्न होती है। आप धैर्यपूर्वक अभ्यास करिए, अभ्यास अच्छा होने लगेगा। तो अब हम जो करेंगे प्राणायाम, ये नाड़ी शोधन, इस तरह पद्मासन में बैठेंगे या आप सुखासन में बैठेंगे साधारण चौकड़ी मार करके। नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पर बैठेंगे, स्टूल पर बैठेंगे, जैसे अच्छा लगे या जैसे संभव हो ऐसे करें। पहले काम है बाह्य कुंभक, यानी हम श्वास को पूरा बाहर छोड़ेंगे, बाएं स्वर से सांस को बाहर छोड़िए 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 छोड़िए, पूरा सांस बाहर छोड़ा। और छोड़ने का मतलब सिर्फ यहां पर एक्टिव मत रहिए, छोड़ने का मतलब है कि सांस छोड़ते समय फेफड़े सिकुड़े, आपका पेट सिकुड़े, आपका जो ब्लैडर है वो भी सिकुड़े, यानी नाभि से नीचे तक का हिस्सा भीतर को सिमट जाए इतना, और फिर उसे बाहर ही रोके रखिए थोड़ा। अब यहां से हम शुरू करते हैं, क्योंकि अब ज्यादा देर तक रुकेगा नहीं मान लिया, तो इसको हम भरें। पूरा भरा, अब इसको रोक लीजिएगा।
जितना हो सके रोके रखें। जब लगे कि नहीं रुक पाएगा तो फिर सिर थोड़ा ऊंचा उठाइए और दाहिने स्वर से श्वास को छोड़िए 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 छोड़िए, पूरा उसी तरह से, मतलब फेफड़े सिमट जाएं, डायफ्राम सिमट जाए, हमारा ब्लडर सिमट जाए। रुकिए थोड़ी देर, जब तक आप बाह्य कुंभक लगा करके रुक सकते हैं। जब न रुका जाए तो फिर सांस भरें। अब भर करके रोक लीजिए, जितना रोक सकते हैं, और फिर इसी तरह से दूसरी तरफ से छोड़ें और बाहर छोड़ के रोक लें। यानी नाड़ी शोधन का जो स्थापित मानक है 1:4:2 का रेशो, उसकी तरफ ध्यान देने की इसमें जरूरत नहीं है। इसमें हम बाहर भी कुंभक लगाएंगे, यानी सांस छोड़ करके भी रोकना है, और फिर जब पूरा भर लिया तब फिर दोनों नॉस्ट्रल्स को क्लिप करके रोक लेंगे, यथा सामर्थ्य करेंगे, और फिर दूसरे साइड से सांस को पूरा छोड़ करके फिर बाहर ही भी रोकेंगे। यानी बाहर दाहिनी तरफ भी रोकना है, बाहर बाईं तरफ भी रोकना है, और ऐसे ही चाहे किधर से भी सांस ले रहे हैं लेकिन पूरक करके भी, यानी भीतर भर करके भी हमको रोकना है। अभ्यास वो होना चाहिए जो हमें हमारे उपद्रवों को कम करे, उपद्रव बढ़ाए नहीं। ये मत सोचिए कि मैं आपको अभ्यास कर रहा हूं तो अति उत्साहित होकर के आप, कोई अस्थमा का रोगी है मान लिया, लेकिन उसको मूत्र की भी समस्या है, और वो व्यक्ति अभ्यंतर कुंभक लंबा करने लगे या बाह्य कुंभक लंबा करने लगे तो उसको नुकसान हो सकता है। तो हमेशा सब चीज़ें हैं आपके पास में, सब क्रियाएं आप सीख रहे हैं, लेकिन अपनी स्थिति के साथ कोरिलेट करते हुए क्रियाओं को हमें सीखना चाहिए। ऐसे ही मैंने कहा कि आपके घर में रसोई में सामान बहुत है, लेकिन वहाँ भी कोरिलेट करते हुए हमें सामान लेना होता है। अब सर्दी का मौसम है और बहुमूत्र की समस्या या बार बार पेशाब जाने की समस्या हो रही है, तो उसमें ये क्रियाएं आपके ब्लैडर को इन्फेक्शन से बचाने में, आपके ब्लैडर को ठीक से खाली करने में, आपके ब्लैडर के साइज को अगर वो रिड्यूस हो गया है तो उसको भी सामान्य की तरफ लाने में, आपकी जो प्रोस्टेट की समस्या है उसको भी रिलीफ की तरफ ले जाने में बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। और जो आहार आपको बताए वो आपके लिए, और अगर घर में किसी छोटे बच्चे के साथ भी ये समस्या है, क्योंकि बड़ों को तो ये समस्या हो ही जाती है, लेकिन आप अगर नई समस्या है तो आप बड़े भाग्यवान हैं, लेकिन अगर बच्चों को भी है तो भी उनको ये आहार जो मैंने बताया वो दीजिएगा, तो वो इस समस्या से निजात पा जाएंगे। आप स्वस्थ रहिए, हम खुश रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।